अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई जून 2025 का पेपर 62। अब इसमें हम देखते हैं 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है। कोशिश हमने यही करनी है कि उसको इससे कम में करें। चलें जी, अब ये हम देखते हैं पेपर में क्या हो रहा है। One of a group of 3 students is to be chosen at random। ओके, सैम्पलिंग की बात हो रही है। एक बच्चा चूज करना है 3 बच्चों में से। One of a group of 3 students is to be chosen at random. Explain how a single throw of fair 6-sided dice could be used to make this choice। अब बेटा बेसिकली हमने एक डाइस रोल करा है और एक डाइस रोल करके 3 में से कोई एक बच्चा सेलेक्ट करना है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, डाइस पे होते हैं बेटा 6 फेसेस और बच्चे हमारे पास 3। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि डाइस अगर हम एक ही बार रोल करें, ठीक है, एक बार हम डाइस को रोल करते हैं, हर बच्चे को 2 यूनिक नंबर दे देते हैं, सही है। और फिर हम जो है डाइस को रोल करते हैं, अगर उन 2 में से कोई सा भी एक नंबर आ जाए तो उस बच्चे को आप सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि assign each student 2 unique numbers between 1 and 6। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई स्टूडेंट ए है, मैंने स्टूडेंट ए को असाइन कर दिया 1 and 6, स्टूडेंट बी को असाइन कर दिया 2 and 5, सही है। और फिर स्टूडेंट सी को असाइन कर दिया 3 and 4। फिर थ्रो द डाइस वंस, द डाइस वंस, एक बार आपने डाइस को फेंका, फिर whatever number is shown select that student। अब बेटा इससे होगा ये कि हमारा ये एक अनबायस्ड अप्रोच है और बार बार डाइस फेंकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर है, थ्योरी आपको इतनी लिखनी पड़ेगी। फिर The times in minutes taken by students to complete a test are normally distributed with mean 125 and variance 50, ठीक है। 2 students are chosen at random। अच्छा, find the probability that the difference between the time taken by these 2 students to complete the test is more than 12 minutes। दोनों बच्चों के टाइम का डिफरेंस मोर देन 12 मिनट्स है। एक काम करते हैं, मैं एक स्टूडेंट को नाम देता हूँ ए का। अच्छा, उसका भी टाइम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और टाइम का मीन है 125, वेरिएंस है 50। मैं दूसरा स्टूडेंट ले लेता हूँ बी और बी को भी मैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 125, 50। भाई 2 स्टूडेंट्स के टाइम का डिफरेंस हम कह रहे हैं मोर देन 12 हो। अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, दोनों स्टूडेंट्स के टाइम का डिफरेंस मोर देन 12 हो। मैं एक काम कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। मैं इन्होंने मांगा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी जो है मोर देन 12 हो या लेस देन 12 हो, ठीक है, मैं समझ गया। 12 मिनट का डिफरेंस है ना बेटा। हो सकता है ए ने 12 मिनट पहले कर लिया या ये भी हो सकता है कि बी ने 12 मिनट पहले कर लिया। तो मैं अगर फ़र्ज़ करो इनका डिफरेंस लूँ ए माइनस बी, हो सकता है कि यार ए माइनस बी में मोर देन 12 मिनट्स लगे या लेस देन -12 कर दूँ। ये प्रोबेबिलिटी मांगी है, सही है भाई। 12 मिनट का डिफरेंस है, सही है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सी। लेट सी बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो बेटा मीन ऑफ सी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए, यानी मीन ऑफ ए माइनस मीन ऑफ बी,
दोनों की बेटा आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू, दो वेरिएबल्स है ना अलग अलग, तो वही सब माइनस हो गई, तो 125 माइनस 125 विच इज़ 0। सही है। फिर अगर मैं लेकिन इस वेरिएबल सी की वेरिएंस की बात करूं तो हो जाएगी वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी। तो बेटा ये आ जाएगा 50 प्लस 50 विच इज़ 100। तो ये जो मेरा वेरिएबल सी है ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मीन 0 और वेरिएंस 100। 12 मिनट का फ़र्क होना चाहिए। सही है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अगर मैं सी को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करूं, सी को अगर मैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करूं, सी है भाई, मीन 0 है, मोर देन 12 मिनट्स का फ़र्क हो, यानी कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे -12 है, तो भाई कोई भी पहले कर सकता है ना। इन्होंने ये नहीं बताया कि ए ने पहले करा या बी ने, लेकिन मैंने फिक्स कर दिया ए माइनस बी। जब मैंने ए माइनस बी फिक्स कर दिया तो वैल्यू +12 से ज़्यादा भी हो सकती है, -12 से कम भी हो सकती है। ये कहानी आ गई। अब मैं इस पे बेटा करस्पॉन्डिंग मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बीइंग greater than 12 प्लस सी बीइंग लेस देन -12। मुझे ये दोनों एरियाज चाहिए, ये और ये। इसकी मैं निकालूंगा बेटा करस्पॉन्डिंग z वैल्यूज़। इसकी अगर मैं z वैल्यूज़ निकालूं तो ये निकलेगी बेटा ग्रेटर देन x माइनस म्यू, यानी कि 12 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन -12 माइनस 0 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेटा रूट ऑफ 100 इज 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग ग्रेटर देन 1.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन -1.2। बेटा इन दोनों की z वैल्यूज़ भी आ गई, 1.2 एंड -1.2। अब अगर मुझे ये एरिया चाहिए, बेटा आप लोग चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। वैसे तो ग्रेटर का एरिया 1 माइनस 5 ऑफ 1.2 और लेस देन -1.2 भी इसी के बराबर होता है। ये भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 ऑफ 1.2। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, 2 माइनस 2 टाइम्स 5 ऑफ 1.2। अब बेटा आपको 5 ऑफ 1.2 चाहिए। 5 ऑफ 1.2 अगर आपको चाहिए तो बन जाता है 1.20 0.8849 0.8849 आपने यहाँ पे लिख दिया। 2 माइनस 2 टाइम्स 0.8849। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 49। 2 माइनस आंसर, तो बेटा ये आ जाएगा 0.2302। सही है, 0.2302। तो आप लोग क्या कहोगे कि भाई जो इनका डिफरेंस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी बीइंग ग्रेटर देन 12 और लेस देन -12 इज 0.230। यहाँ पे जाके आपकी बात हो गई ख़त्म। अच्छा, कई बच्चों को इस पर्टिकुलर सवाल में, अच्छा बल्कि कैलकुलेटर से अगर शॉर्टकट भी चाहिए, भाई आपको पता है ये जितना एरिया होगा उतना एरिया ये भी होगा। कैलकुलेटर से अगर आपने निकालना है, आपने यहाँ पे रखा लोअर की जगह 1.2, अपर की जगह रख दिया 10,000। सही है, ये एरिया आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी। मेन्यू 7, नॉर्मल CD, लोअर की जगह 1.2, अपर की जगह 10,000, मीन 0 होना चाहिए। 0.115 है, यह आ गया भाई 0.115। मेन्यू पे 2 मल्टीप्लाइड बाय आंसर कर दिया 0.2301। तो आपने तो 0.230 आ गया आपका। अच्छा, इस सवाल में बच्चों को जो एक कन्फ्यूजन आ सकती है कि भाई बच्चे कह सकते हैं सर मोर देन 12 मिनट्स में आपने सिर्फ 12 से आगे का क्यों लिया, क्यों नहीं लिया आपने, -12 से पीछे का क्यों नहीं लिया। क्योंकि देखो मैंने फिक्स कर दिया है 2 बच्चों को और मैंने क्या ले लिया, a माइनस बी। इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट ए है भाई, स्टूडेंट ए, चलो मैं हूँ वसीम,
सही है। मेरे साथ दूसरा बच्चा है, फ़र्ज़ करो कोई भी उमर है, सही है। तो ऐसा हो सकता है कि वसीम के 12 नंबर ज़्यादा हों, सही है, इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस हो 12। ये भी तो हो सकता है कि उमर माइनस वसीम भी 12 से ज़्यादा हो, उमर भी तो ज़्यादा ले सकता है। लेकिन मैंने क्या करा था, मैंने जब फिक्स कर दिया W माइनस यू को, सही है, जब मैंने W माइनस यू को फिक्स कर दिया तो इसमें -12 से पीछे भी हो सकती है वैल्यू, तो इसलिए आपने दोनों को इंक्लूड करना है। इस सवाल में बच्चों को ये थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, उसकी मैंने लॉजिक इसलिए पहले से दे दी है। मॉडुलस लगा के कुछ बच्चे लगाने की करेंगे, बेटा वो लिख के शो करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्चुअली तो बात यही है ना, तो आपको मॉडुलस लगाने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द हाइट ऑफ अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट इज डिनोटेड बाय एच। बेटा कोई भी स्पीशीज ऑफ प्लांट है उसकी हाइट बता दी है एच से। द हाइट्स ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 प्लांट्स वर मेजर्ड and the following result was found. The mean height bar h bar for the sample was, sample mean दे दिया बेटा 80.2 and an unbiased estimate of the population variance of h was this. Unbiased estimate of variance यदि मांगा गया है summation of h square। बेटा आपको पता है unbiased estimate of population होता है n over n minus 1 समेशन ऑफ एच स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर, सैम्पल मीन का स्क्वायर। बेटा ये वैल्यू आपको दे दी है 15.6, डायरेक्ट वेरिएंस ही दी है। सैम्पल साइज है 100 ओवर 99, समेशन ऑफ एच स्क्वायर ओवर 100 माइनस मीन ऑलरेडी 80.2 गिवन है। तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, 15.6 मल्टीप्लाइड बाय 99 डिवाइड बाय 100, तो यह आया 15.444 समेशन ऑफ एच स्क्वायर ओवर 100 माइनस 80.2 का स्क्वायर। अच्छा प्लस इसमें ऐड कर देते हैं हम 80.2 का स्क्वायर, जैसे ही ऐड करा फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो बेटा मेरे पास वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी आ रही है, ये आ गई है 6 और समेशन ऑफ एच स्क्वायर फ्रैक्शन में आ रहा है 3223742/5। सही है, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो और आप इसको अगर डेसिमल में लिखना चाह रहे हो तो ये आ रही है 644748.4। लेकिन बेटा अगर आप देखो यहाँ छोड़ दो, आइडियल मैं होता मैं यहाँ छोड़ देता, सही है, या मैं अगर चाहूँ तो मैं अगर डेसिमल में लिख रहा हूँ तो मैं बेटा इसको यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा 645,000, या तो मैं ये लिखूँगा, या तो ये लिखो और ये लिखो, सही है। ये वाली चीज़ अगर आपने लिख दी तो आपका 1 नंबर कट जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। यहाँ पे अच्छा इसका एक ही पार्ट है, 3 नंबर हैं, फ्री के हैं। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब बेटा मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन 15, ठीक है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ई एक्सपोनेंशियल फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 12। भाई पोसॉन का सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 12 विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा होता है, यानी कि ई की पावर -15, सही है बेटा। फिर होता है लैम्डा रिश्त पावर एक्स, यानी कि 15 रिश्त पावर 12 अपॉन एक्स फैक्टोरियल होता है, यानी कि 12 फैक्टोरियल। आपने सिर्फ ये लिख के देना है, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली एक्सप्रेशन मांगा है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस n+1, ठीक है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर n, कोई मसला ही नहीं है बेटा। आपने यहाँ पे क्या कह दिया भाई, यहाँ पे आएगा ई की पावर माइनस लैम्डा, सॉरी 15 है ना हमारे पास,
15 आया हुआ है, पोसों है, ई की पावर -15, सही है बेटा, ये हो जाएगा 15 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है n+1 ई की पावर -15, 15 की पावर n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। अब बेटा इसमें होगा क्या, e की पावर -15, e की पावर -15 कैंसिल, अब मेरे पास बचा क्या 15 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अच्छा 15 की पावर n+1 का मतलब क्या है, 15 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 15 की पावर 1। अच्छा बेटा n+1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल इंटू n+1। अब बच्चे कहते हैं सर ये आपको कैसे पता है, अरे देखो भाई बात सुनो, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा बेटा 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 1। अब एक बात सुनो, मैं 4 फैक्टोरियल को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 4 × 3 फैक्टोरियल, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। इसी तरह से बेटा अगर मुझे चाहिए n+1 का फैक्टोरियल, सही है, तो किसके बराबर हो जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू n+1। देख रहे हो आप लोग बेटे, जैसे कि मुझे 4 फैक्टोरियल चाहिए था तो मैंने क्या कह दिया, 3+1 इंटू 3 फैक्टोरियल, यही बन रहा है, सही है। अब ये ऐसा सवाल बेटा मैंने पहले भी पेपर्स में कई बार कराया हुआ है, लेक्चर्स में भी हुआ हुआ है, मैंने सोचा दोबारा से बता दूं। अब बेटा यहाँ पे 15 की पावर n 15 की पावर n दोनों कैंसिल, n फैक्टोरियल दोनों कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, 1 = 15 ओवर n+1। तो बेटा n+1 = 15, बेटा n की वैल्यू आ गई सीधी सीधी 14, और ये आपको फ्री के 3 नंबर और इसका जो पिछला पार्ट था फ्री का 1 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ पे सवाल भी ख़त्म हो गया है। तो आई गेस इसमें बेटा किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह दिया है, अ स्पिनर हैज़ 4 साइड्स, ठीक है, ईच साइड इज ऑफ अ डिफरेंट कलर, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लैक। स्पिनर में 4 साइड्स, ठीक है, हर एक का कलर अलग। द प्रोबेबिलिटी P ऑफ द स्पिनर दैट द स्पिनर विल लैंड ऑन रेड इज अननोन। रेड की प्रोबेबिलिटी अननोन है। द स्पिनर वॉज स्पन 200 टाइम, भाई कितनी बार स्पिन कर दिया, 200 बार। एंड द प्रोपोर्शन A ऑफ टाइम्स दैट इट लैंडेड ऑन रेड वॉज नोटेड। जितनी बार रेड पे आ रहा है वो प्रोपोर्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी कह दी है, वो प्रोबेबिलिटी है A। दिस प्रोपोर्शन वॉज यूज टू अप्रॉक्सीमेट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P। बेटा आपके वो CI क्या दे दिया है, 90%। देखो 90% CI का मतलब क्या है, प्लीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि 90% CI का मतलब होता है ये, सही है बेटा। इफ दिस इज 90%, बेटा दिस इज 5% एंड दिस इज ऑल्सो 5%। अब अगर मैं इस वैल्यू को z की क्रिटिकल वैल्यू है ये, इससे पीछे की बात करूं, probability of z being less than z की critical value that will be equal to 0.9500। तो बेटा z की जो critical value आएगी वो आएगी phi inverse of 0.9500। बेटा z की critical value phi inverse है 1.645 होता है वैसे, मैंने यूज 7, इन्वर्स नॉर्मल यूज़ करा 0.9500। बेटा आपके क्रिटिकल वैल्यू है 1.645, आपने यहाँ पे लिख दिया 1.645। ये हमारे पास बेटा क्रिटिकल वैल्यू आ गई है z की। अब इन्होंने क्या बात बोली है, द विड्थ ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल वॉज 0.1066 करेक्ट टू दिस। बेटा PS की चाहिए, पॉसिबल वैल्यू PS चाहिए। अच्छा क्वेश्चन में बताया है कि द प्रोपोर्शन दैट इट लैंड्स ऑन रेड इज A,
यानी कि आपको क्या बता दिया कि यार पी एस इज़ बेसिकली ए, तो डेफिनेटली यार क्यू एस क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, ठीक है। और आपको पता है बेटा विड्थ का फॉर्मूला होता है 2z अंडर रूट पी एस क्यू एस ओवर एन, ठीक है। z वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.645 और विड्थ कितनी है 0.1066, z की जगह 1.645, बेटा ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस ए, और n कितना है 200 बार स्पिन करा है। तो मेरा बच्चा एक काम कर लेते हैं हम लोग, अंडर रूट a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.1066 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1.645, ये वैल्यू आई मेरे पास 533 अपॉन 16450। बेटा दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अब इससे होगा क्या, ये तो कट गया, इस पे जैसी मैंने स्क्वायर करा तो ये भी कुछ आएगा हमारे पास, बहुत छोटी वैल्यू आएगी यार, ये बहुत, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये इतनी छोटी वैल्यूज़ पे खेल तो रहा हूँ। ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 200 इज इक्वल टू 1.04984 एक्सपोनेंट -3। बेटा ये इतनी छोटी वैल्यू आ रही है, मैंने ज़्यादा इसलिए लिख लिया ताकि कोई गलती ना हो। a माइनस ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई बाई 200 कर देते हैं बेटा, तो ये आ रहा है 0.20997, ठीक है। मैं बेटा ज़्यादा नंबर्स ले रहा हूँ ताकि गलती ना हो, सही है। 3 के बजाय मैं 5 तक चला गया। अब बन रही है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 0.20997 इक्वल टू, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शो भी नहीं करना आपने, डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिया, 2 1 माइनस ए 0.20997, तो बेटा आपके पास ए की एक वैल्यू आई है 0.7001 और एक आई है 0.2999। तो बेटा मैं इसको ए की दो वैल्यूज लिख सकता हूँ 0.30 0.70, ये दो वैल्यूज़ होंगी ए की, और अब हो सकता है बेटा मार्किंग स्कीम में ज़्यादा इन्होंने सिग्निफिकेंट दिया हो, लेकिन ये यही बन जाता है एंड में, 00 है, वो भी 299 है, तो यहाँ पे जाके ये 4 नंबर भी आपके बड़े आराम से हो गए। आई होप इस सवाल में भी किसी को भी कोई मसला नहीं हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बस नंबर्स थोड़े से इतने छोटे कर दिए कि बच्चा अपनी ही वर्किंग में कंफ्यूज हो जाए, लेकिन सवाल स्ट्रेट है। अब बेटा पिछला सवाल हमारा सिंपल था, अब आ जाते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टाइम इन मिनट्स स्पेंड बाय अ कस्टमर ऑन वन विजिट टू अ सर्टेन शॉप इज मॉडल्ड बाय अ रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो टाइम है ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन द पास्ट द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वर 10.5 एंड 3.8। प्रीवियसली जो मीन था ना बेटा वो 10.5 था और स्टैंडर्ड डिविएशन थी 3.8, ठीक है, ओल्ड डेटा है। द शॉप हैज़ रिसेंटली मूव्ड टू अ न्यू लोकेशन, शॉप गई है न्यू लोकेशन पे, एंड द मैनेजर होप्स दैट द न्यू मीन विल बी ग्रेटर देन 10.5, यानी कि इसकी उम्मीद आ गई। तो अगर मैं बात करूं आगे, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, ही टेक्स हिज रैंडम सैंपल ऑफ 10 कस्टमर्स, एन आ गया, एंड नोट्स द टाइम दे ईच स्पेंड इन द शॉप। ही देन कैलकुलेट्स द सैंपल मीन, ओके, यूजिंग अ हाइपोथेसिस टेस्ट। अच्छा हाइपोथेसिस है भाई, सबसे पहली बात, नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि मीन टाइम है 10.5। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस
कहेगा कि भाई ग्रेटर देन 10.5, मीन भी, क्योंकि बेटा ये एक्सपेक्ट कर रहा है ना, द शॉप इज, द मैनेजर होप्स दैट द न्यू मीन विल बी ग्रेटर देन 10.5, ये इसकी होप है। तो ये बेटा वन टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट हो गया। अच्छा, अब सैंपल साइज क्या है, 10 है, सही है। अब इन्होंने क्या कह दिया है, यूजिंग अ हाइपोथेसिस टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, द मैनेजर फाइंड्स दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मीन इज ग्रेटर देन 10.5। मैनेजर कह रहा है कि 10.5 से ज़्यादा हो रहा है, इसने क्लेम दे दिया है। स्टेट ए नेसेसरी अजम्पशन, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मीन। बेटा अब हमारे पास नेसेसरी अजम्पशन तो यही हो गया कि भाई इसका मीन है, ठीक है, वन टेल हो गया। अब हम लोग पहले क्या करेंगे बेटा, 5% पे इसको पहले हम देखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट तो परफॉर्म करें हम लोग। बात सुने बेटा, अब मैंने जैसे ही हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करा, मेरा सिग्निफिकेंस लेवल है ग्रेटर देन, यानी कि ये एरिया है 5%, विच इज़ 0.05। तो बेटा अगर मैं इसकी क्रिटिकल वैल्यू की बात करूं, ए, सही है, ए अगर मुझे चाहिए इसकी क्रिटिकल वैल्यू, तो मैं फ़ौरन से क्या कह दूंगा, z बीइंग लेस देन ए इज 0.9500। अब बेटा क्रिटिकल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी फाई इनवर्स ऑफ 0.9500 विच इज़ 1.645। भरोसा कर लो, सही है बेटा। मेरे पास z की क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। मुझे पता है बेटा कि जो इसने क्लेम कह दिया है कि भाई ग्रेटर है, इस बंदे ने कह दिया यहीं पे लाई कर रहा है। अब इसकी अजम्पशन ये हो गई है, according to his assumption, that the mean time will still be, मीन टाइम अभी भी क्या होगा 10.5, एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन ये 3.8 ही रख रहा होगा। स्टैंडर्ड डिवीएशन विल बी इक्वल टू 3.8। ये हम लोग, ये बंदा एज्यूम ये कर रहा है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन चेंज नहीं हुई है, सही है। अब हम लोग को इतना पता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, सही है। तो इन्होंने कहा यार इसकी मिनिमम रियल वैल्यू निकालो, सही है। तो बेटा आपको पता है कि अगर मैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मीन तो है 10.5, वेरिएंस हो जाएगी 3.8 का स्क्वायर, वेरिएंस इससे सेम ही रखी है, सही है। अब बेटा यहाँ पे आपने अब क्या करना है, आपने कह देना है कि z की जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो होती है सैंपल मीन माइनस एक्चुअल मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ सैंपल, यानी कि 3.8 ओवर रूट n, ये होती है। अब बेटा क्रिटिकल वैल्यू आ गई है आपके पास 1.645। आपको इन्होंने कहा सैंपल मीन निकाल के दो, सही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सैंपल मीन, यानी कि ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सैंपल मीन माइनस मीन क्या है बेटा आपके पास 10.5, ये क्या है बेटा 3.8 ओवर सैंपल लिया तो 10 लोगों का रूट 10। अब मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा आपके पास, x बार माइनस 10.5 इज इक्वल टू बेटा 3.8 डिवाइड बाय रूट 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.645, ये आ रहा है 1.9767। तो बेटा x बार विल बी इक्वल टू, इसमें प्लस कर दिया 10.5, तो बेटा ये आ रहा है 12.48,
सही है। तो बेटा जो इसका मिनिमम टाइम जो होगा ना सैम्पल मीन, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई हमारा टाइम बढ़ गया है, तो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा 12.5 मिनट, तब जाके ये इस पे एक्सेप्ट करेगा 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। ये बेटा थोड़ा सा सवाल इंटरेस्टिंग था और इसका एक ही पार्ट है। आई होप किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यूज सुटेबल अप्रॉक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू आंसर द फॉलोइंग। द रैंडम वेरिएबल एक्स इज W इज बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा आपका सैंपल 700 है और प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.01 है, तो मैं पहले तो निकाल के देखूंगा एनपी देखो, अगर लेस देन 5 आ रहा है तो हम इसे पोसॉनली करेंगे, 3.5 आ रहा है तो आपने फौरन से क्या कह दिया, भाई बायनॉमियल भी डिस्क्रीट है, पोसॉन भी डिस्क्रीट है, तो आपने पहले क्या करा यार, मीन जो कि होता है एनपी विच इज 700 इंटू 0.005 विच इज 3.5, ये बेसिकली क्या हो गया लैम्डा। तो अब ये जो मेरा W है ना, अब ये बायनॉमियली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये पोसॉनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सही है। अब इन्होंने क्या मांग लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब बेटा अगर मुझे चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो मुझे पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तो नहीं निकल सकता, 1 में से माइनस कर दो, लेस देन और इक्वल टू 3। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनॉमियल भी डिस्क्रीट है, पोसॉन भी डिस्क्रीट है, तो कोई कंटिन्यूटी करेक्शन का भी चक्कर नहीं है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 3.5, 1 प्लस 3.5 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 3.5 की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3.5 की पावर 3/3 फैक्टोरियल। बेटा आपको पता है पोसॉन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, पोसॉन CD, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से पोसॉन CD निकाल सकते हो। कैसे, मेन्यू 7, नीचे का बटन दबाया, पोसॉन CD आ गया, 3 से पोसॉन CD। आपको वेरिएबल चाहिए ना कि किस 3 से पीछे की वैल्यू चाहिए, 3 लिखा, लैम्डा तो आपका 3.5, ये डायरेक्टली लेस देन और इक्वल टू 3 पूरे का पूरा दे देगा, तो आया 0.5366, 0.5366। तो बेटा आपका ये आएगा 1 माइनस 0.5366, 0.4634। तो बेटा आप कह दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ W बीइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0.463। यहाँ पे जाके आपका इसका पहला पार्ट सिंपली सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, 2 वैल्यूज ऑफ W आर चोजन। अब अकेला W नहीं है, 2 वैल्यूज हो गई W की, यानी कि W प्लस W। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 वैल्यूज इज लेस देन 3। तो यार अभी 2W भी क्या होगा, पोसॉन ही होगा, 2W भी पोसॉन ही होगा, और अब वैल्यू क्या हो गई है, 3.5 थी तो 3.5 इंटू 2, बेटा 2W इज पोसॉनली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 7। इन्होंने क्या मांगा है, द सम ऑफ द 2 वैल्यूज इज लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2W बीइंग लेस देन 3। बेटा लेस देन 3 का क्या मतलब है, 2W बीइंग इक्वल टू 0, 1, 2, दैट्स इट। अब ये बेटा ये क्या बन जाएगा, E की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस 7 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 7 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। बेटा ये आपके पास डायरेक्टली लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए आ गया। अब आपने 2 रखा है, लैम्डा अब आपका 7 हो गया, डायरेक्टली लेस देन और इक्वल टू ही दे देगा, 0.0296, 0.0296, ख़त्म। इतना सिंपल था बेटा, ये आपको उठा के 3 नंबर इन्होंने दे दिए, बस ये एनालाइज करना होता है।
अच्छा जी, 6 नंबर आ गए इस सवाल में आपके। नहीं अच्छा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी एक पार्ट है। द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन 200। अरे भाई एक्स इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है पोसॉन की। लैम्डा इतना बड़ा नहीं होता भाई, लैम्डा जैसी 15-30 से ऊपर हो जाए तो 15 से ऊपर नॉर्मल पे हम चले जाते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल हो जाता है। अब इन्होंने कह दिया है कि रैंडम वेरिएबल है जो कि है पोसॉनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन लैम्डा 200 है। यूज अ सूटेबल अप्रॉक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग ग्रेटर देन 205। अब देखो बेटा, बात पता है क्या है, जब लैम्डा बड़ा हो गया, सही है, तो हम लोग पोसॉन से नॉर्मल मूव होते हैं। हम लोग अब मूव होंगे पोसॉन से नॉर्मल पे, सही है। अच्छा, जब हम जो बेटा पोसॉन में मीन होता है वही सेम रहता है, और आपको पता है बेटा लैम्डा ही बराबर होता है वेरिएंस के, तो इसकी वेरिएंस भी क्या हो गई 200। तो आप लोग अब x को पोसॉनली जो डिस्ट्रीब्यूटेड था 200, अब आप उसे शिफ्ट कर दोगे नॉर्मल पे और ये आ जाएगा 200, मीन कॉमा वेरिएंस सेम रहता है। पोसॉन में तो आपको पता है ना, मीन और वेरिएंस सेम होता है क्योंकि p इतना छोटा होता है कि NP और NPQ का दोनों का आंसर सेम होता है। जब p बहुत छोटा होगा तो NQ ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा, NPQ यानी कि Q ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा, तो NP और NPQ की वैल्यू सेम हो जाती है। इन्होंने मांगा क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ग्रेटर देन 205। आपको पता है बेटा पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है। तो आप लोग डिस्क्रीट से कंटिन्यूस जब जा रहे हो तो इन्होंने बोला भी सूटेबल अप्रॉक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लगाओगे कंटिन्यूटी करेक्शन। अब जैसे ही मैंने बेटा यहाँ पे कंटिन्यूटी करेक्शन लगाया तो इससे होगा क्या, ये जो x था ये हो जाएगा ग्रेटर देन है, तो 205.5 ऐड हो गया, तो इस पे बेटा करस्पॉन्डिंग z वैल्यू आएगी। z वैल्यू क्या आएगी 205.5 माइनस 200 अपॉन रूट ऑफ 200। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग ग्रेटर देन रूट ऑफ 200 5.5 divided by answer, that is 0.388। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है 89। और भाई बात पता है कि z की तो हम लोग लेकिन सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू लेते हैं ना, तो ये आ जाता है हमारा क्या, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग ग्रेटर देन 0.389। तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 ऑफ 0.389। अब बेटा 5 ऑफ 0.389 जो है हमारा क्या बन जाता है 0.389, 6480 प्लस 34। तो बेटा 6480 प्लस 34 6514 बनता है, 6514 बनता है 1 माइनस 0.6514। तो बेटा ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 0.6514, चाहे वैसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो बेटा, 0.3486 या 0.349। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे करते हैं। अरे भाई ये है ना हमारे पास z वैल्यू 0 है, 0.389 है, मुझे ये एरिया चाहिए। लोअर की जगह 0.389, अपर की जगह 10,000 डाल दिया, 0.389 मेन्यू 7 नॉर्मल CD, लोअर की जगह 0.389, अपर की जगह 10,000। बट मेक श्योर कि मीन 0 सेट हुआ हो, क्योंकि आपने पिछले पार्ट में पोसॉन करा था, मीन चेंज करा था ना, यानी कि लैम्डा, तो यहाँ पे आप ज़बरदस्ती का फिर 0 करोगे क्योंकि z में मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 होती है। तो ये देख लो 0.3486 सेम आंसर आ रहा है 0.349। चलें अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अच्छा, अब जाके फाइनली ख़त्म हो गया
ये सवाल हो गया हमारा 3 3 6 6 4 10 नंबर का सवाल हो गया एंड आई होप किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब बेटा ये एक सवाल आया, द रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय दिस, 0 से a की लिमिट दे दी है वेयर k एंड a आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। शो दैट k इज इक्वल टू 3/a, ये शो करना है। देखो मुझे इतना पता है भाई, कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, सही है, उसका टोटल एरिया 1 होता है, सही है। तो मैं क्या हरकत करूँगा, मैं इंटीग्रेट अगर करूँ a से 0 f ऑफ x को, तो किसके बराबर होगा 1 के। मतलब क्या हो गया भाई, a से 0 kx² ओवर a² डॉट dx शुड बी इक्वल टू 1। बेटा k और a दोनों कांस्टेंट है, k ओवर a² बाहर फेंक दिया। बेटा x² का इंटीग्रल होता है x³/3 और इसकी लिमिट्स हैं a और 0 1। बेटा ये बन जाएगा क्या, a² ओवर k क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a³/3 माइनस 0³/3, ओके। बेटा ये बन गया आपके पास a² ओवर k a³ ओवर 3, जन्नत खाली a बचा, k को सब्जेक्ट बनाना है भाई, तो बेटा k विल बी इक्वल टू 3/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आपने प्रूव कर दी। 3 नंबर आ गए, फ्री के हैं। इट इज़ गिवन दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 1 है यहाँ पे। भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलती है, लिमिट्स लगाओ पूरी x डॉट f ऑफ x डॉट dx होता है। तो बेटा यहाँ पे a 0 x डॉट kx² ओवर a² डॉट dx, सही है। तो बेटा ये क्या बन रहा है, k ओवर a², a से 0 लिमिट x³ डॉट dx, और हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर है यार, 1 के। अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a² ओवर k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इंटीग्रेट होगा x⁴ ओवर 4 विद द लिमिट्स ऑफ a एंड 0। बेटा a² ओवर k इज इक्वल टू a⁴ ओवर 4 माइनस 0⁴ ओवर 4, ठीक है भाई। a² ओवर k इज इक्वल टू a⁴ ओवर 4, जन्नत यहाँ पे पावर 2 बची, सही है। तो मेरा बच्चा ये बन जाएगा k विल बी इक्वल टू 4/a², ठीक है। k आ गया, यहाँ पे k आ गया और यहाँ पे भी k था, सही है। a चाहिए ना आपको, दो पिछली इक्वेशन से भी k निकाला था, एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी k निकाला है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया बेटा। तो ये हो जाएगा क्या, 3/a इज इक्वल टू 4/a², जन्नत। तो बेटा a क्या आ गया आपके पास, 4/3। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, आंसर। जब मैं अपनी ज़िंदगी में आसानी रखता हूँ k भी निकाल लेता हूँ। तो बेटा 4/4/3 का स्क्वायर विच इज़ 4/16/9। तो बेटा 4 × 9 divided by 16 which is 9/4। बेटा k आ गया आपके पास 9/4। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ x। अच्छा बेटा मीडियन इज़ द 50th परसेंटाइल। तो मीडियन वैल्यू अगर हम देखें तो हम लोग क्या करते हैं, मीडियन वैल्यू लोअर लिमिट, मीडियन की जगह मैं Q2 लिख देता हूँ, सही है। f ऑफ x डॉट dx, इसका एरिया आएगा 0.5 के बराबर, यही होता है। तो बेटा ये हो गया Q2 0, f ऑफ x क्या था, k क्या है हमारा 9/4,
के एक्स स्क्वायर है ओवर ए स्क्वायर है। ए क्या है हमारा, ए आया 4/3 डॉट डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0.5। पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो भाई, Q2 0 बेटा ये बन जाएगा क्या, 9 9 81 ओवर 4 का क्यूब 64 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0.5। अब मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, 81 ओवर 64 बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, Q2 0 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0.5। बेटा मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा x³ / 3 Q2 0 बेटा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइड बाय 81, तो ये आ रहा है 32/81। बेटा मैं यहाँ पे अब लिख दूंगा Q2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3 32/81। बेटा Q2 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 32/81। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो बेटा Q2 का क्यूब आ रहा है 32/27 और बेटा फिर क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट ऑफ आंसर तो आ रहा है बेटा 1.058 1.058। तो आप बेटा Q2 लिख सकते हैं, Q2 या मीडियन 1.06। मीडियन भी आपने बड़े आराम से निकाल लिया और यहाँ पे जाके बेटा हमारे 7 सवाल पूरे हो गए हैं। अरे भाई बेटा इस पेपर में 8 सवाल हैं। मैंने अच्छा हुआ पलट के देख लिया, क्योंकि आमतौर पर बेटा 6-7 आते हैं, इस पेपर में 8 है। थोड़ा सा लगता है लेंदी पेपर होगा फिर तो यार, देखते हैं पेपर के एंड में मुझे कितनी देर लगती है। ये पिछले सवाल में आई होप आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा CRV का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, Birgit has a 6-sided dice. She suspects that the dice is biased, so that the probability P that it will show a 6 on one row is less than 1/6. She throws the dice 30 times and finds that it shows a 6 on exactly 2 throws. Exactly 2 बार आ रहा है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, हम सवाल पूरा दोबारा से देखते हैं। 6-साइडेड डाइस है इस बंदी के पास, सही है। ये कह रही है डाइस बाइस्ड है, सही है, और ये कह रही है बाइस्ड सो दैट इट विल शो अ 6 ऑन वन थ्रो इज लेस देन। भाई इसका ये कहना है, देखो आमतौर पे डाइस पे छक्के की प्रॉबिलिटी या 6 लाने की प्रॉबिलिटी होती है 1/6। इस बंदी का ये कहना है कि इसकी जो प्रॉबिलिटी है वो लेस है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि लेस है। और ये उसके बाद कर क्या रही है, ये 30 बार डाइस फेंक रही है और इसने ये देखा कि एग्जैक्टली 2 बार आया भाई, 2 बार आया आपके पास क्या, 30 में से 2 बार आया है 6। अब इन्होंने क्या कहा है, यूज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 5% सिग्निफिकेंस लेवल टू टेस्ट ब्रिजेट टेस्ट। अब देखो बेटा ब्रिजेट टेस्ट बायनॉमियल है, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी से होता है भाई। अब अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं, प्लीज़ ज़रा इस चीज़ को समझें, लेस देन की बात हो रही है, सिग्निफिकेंस लेवल ये रहा 5%, सही है, और इसका 2 बार आया था ना, तो मैं एक काम करूंगा, लेस देन और इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, सही है बेटा। ये रहा हमारा रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन जिसे कहते हैं, और ये रहा एक्सेप्टेंस रीजन। अब अगर इसकी अब प्रोबेबिलिटी बेटा 5% से कम आई तो यहाँ पे हम इसका क्लेम मान लेंगे, इधर आई तो हम क्लेम रिजेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने डेटा को बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। कितने डाइस हैं, 30,
6 आने की प्रॉबिलिटी है 1/6। तो लेस देन और इक्वल टू 2 पे हम देखते हैं क्या आ रही है प्रॉबिलिटी ऑफ x being इक्वल टू 0, प्रॉबिलिटी ऑफ x being इक्वल टू 1, प्रॉबिलिटी ऑफ x being इक्वल टू 2। बेटा ये क्या आ रहा है 30C0 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 30 प्लस 30C1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 29 प्लस 30C2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 28। तो बेटा आपको पता है यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बायनॉमियल भी निकालता है, सही है। तो हम बायनॉमियल CD यानी कि बायनॉमियल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ करना जानते हैं। मेन्यू 7 नीचे का बटन दबाया तो फर्स्ट ऑप्शन ही बायनॉमियल CD है, 1 दबा दिया। वेरिएबल हमें लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए चाहिए। n कितना है 30 है, p क्या है 1/6 है। तो हमारे पास बेटा लेस देन और इक्वल टू 2 का आ रहा है 0.1028 0.1028 अरे विच इज़ वॉट 10.3%। ऑब्वियसली बात है बेटा 10.3% तो यहाँ पे लाया कर रहा है 0.1028 या 10.3%। तो ये जो ब्रिजिट का क्लेम है ना ये हम कर देंगे रिजेक्ट, सही है। यानी कि हम लोग कह रहे होंगे एक्सेप्ट कर रहे होंगे नल हाइपोथेसिस, ब्रिजिट तो कह रही है ना लेस है, हमने कह दिया भाई 2 आगे, इसका मतलब क्या है भाई तुम्हारा क्लेम गलत है भाई खातून। तो आप क्या करेंगे बेटा टेस्ट करना है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। बेटा हम लोग फौरन से कहेंगे वी हैव इनफ एविडेंस at 5% significance level to accept null hypothesis and reject alternate hypothesis. This means that the dice is not biased as claimed by खातून का नाम क्या है बिरगिट्टी। चलो भाई ऐसे ही इसका नाम है खातून का। यहाँ पे जाके बेटा आपकी बात पूरी हो गई, सही है। फिर इसके बाद अगला पार्ट, इसके कितने मार्क्स दिए थे 5 नंबर दिए हैं, बहुत मार्क्स दे दिए भाई। अच्छा अब एक बात सुनो, लेटर बिरगिट कैरीज आउट अ सिमिलर टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल यूजिंग अनदर 30 थ्रोज। ये दोबारा से 30 थ्रोज फेंक रही है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर। देखो बेटा पहले आप लोगों को समझना होगा ये टाइप 1 टाइप 2 क्या है। मैंने आपसे कहा था हमेशा पेपर में बना लिया करो भाई। देखो जब भी हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम तो कोई एरर नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कोई एरर नहीं है। लेकिन बेटा अगर फर्ज करो नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो हम परफॉर्म करते हैं टाइप 1 एरर। अच्छा फिर एक चीज़ होती है नल हाइपोथेसिस फॉल्स। बेटा अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने रिजेक्ट कर दिया तो सही है भाई, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप परफॉर्म करते हो टाइप 2 एरर। अच्छा जब भी टाइप 2 एरर होता है तो आपको नई प्रोबेबिलिटी या नया मीन देते हैं, सही है। अब मैं इधर आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो टाइप 1 एरर की। यार टाइप 1 एरर होगा कब, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा अब फिर एक बच्चों की जहन में बात आती है कि भाई मैं रिजेक्ट कब कर रहा था। बेटा मैं रिजेक्ट करूंगा जब लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि देखो 2 पे तो क्या था 10.3, लेस देन और इक्वल टू 1 पे मैं रिजेक्ट करूंगा ना।
तो बेटा हम लोग फौरन से क्या कह देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन एक्स बीइंग लेस देन इक्वल टू 2 की तो क्या आई हुई है 0.1028। ठीक है बेटा, फिर मैं देखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या आ रही है बेटा, ट्रायल एंड एरर हम देखते हैं ना यार, तो ये आ जाएगी 0 + 1, तो भाई ये क्या आ रहा है 30C0 0.9 1/6 raised to power 0 5/6 raised to power 30 plus 30C1 1/6 raised to power 1 5/6 raised to power 29। अब देखते हैं यार ये 5% से पीछे जा रही है कि नहीं, तो वरना फिर मैं 0 पे निकालूंगा। भाई 1 पे देखी मैंने तो क्या आ रही है 0.0294 0.0294 जो कि लेस देन 5% है भाई। तो डेफिनेटली हम बेटा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कब कर रहे थे, जब लेस देन और इक्वल टू 1 हो, यही वाली बात है। तो हमें इतना पता चल गया x = 0 and 1 आर क्रिटिकल वैल्यूज, सही है। वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, वी रिजेक्ट null hypothesis when x = 0 और 1। तो बेटा आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर बेसिकली कब होगी, जब आप रिजेक्ट कर रहे हो। रिजेक्ट करने का आपने क्या निकाला अभी, ये 0.0294, तो बेटा ये आ गया 0.0294, ये आ गई टाइप 1 एरर की प्रॉबिलिटी। असल में बेटा ये मैं इसलिए बार बार बच्चों को करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए टाइप 1 और टाइप 2 की प्रॉबिलिटी। मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया आप लोगों के साथ, प्लीज़ इनको भूलना नहीं यार। अब अगला पार्ट क्योंकि टाइप 2 है, वो ही कहानी मैं दोबारा से दोहराऊंगा। Given that the value of p is actually 0.02, भाई अब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दे दी है, थ्रो अभी भी कितनी बार करी है 30 टाइम्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। देखो बेटा टाइप 2 एरर कब होता है, जब वो एक्सेप्ट कर लेना नल हाइपोथेसिस को, जबकि वो हो फॉल्स। जब भी वो एक्सेप्ट करिए नल हाइपोथेसिस को, जब वो फॉल्स हो, तो हम परफॉर्म करते हैं टाइप 2 एरर। तो बेटा हम लोग ये देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे अभी भी 30 हैं। टाइप 2 एरर में हम लोग बात ये कर रहे होते हैं कि भाई जब हम लोग एक्सेप्ट कर लें नल हाइपोथेसिस को, जबकि वो हो फॉल्स। अच्छा अब हम एक्सेप्ट कब कर रहे हैं, देखो हम रिजेक्ट कर रहे हैं जब लेस देन और इक्वल टू 1 हो, सही है। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, गौर से सुनिएगा। हम लोग बेटा रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को लेस देन और इक्वल टू 1 पे, तो हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे। वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एट x बीइंग ग्रेटर देन 1। मानते हैं बात। तो बेटा टाइप 2 एरर भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर विल बी व्हाट, जब हमारा आए x बीइंग ग्रेटर देन 1। अच्छा अब एक मसला है बेटा, नया मीन आ गया है। डेटा अभी भी आपका बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रायल्स आपकी अभी भी 30 हैं, लेकिन अब p क्या है आपका 0.02। अब बेटा ग्रेटर देन 1 चाहिए। ग्रेटर देन 1 में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक तो मैं जाने से रहा, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ग्रेटर देन 1 इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग इक्वल टू 1। अब नए मीन के हिसाब से, आप नई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकालना है।
1 माइनस 30C0, 0.02 की पावर 0, 0.98 की पावर 30 प्लस 30C1, 0.02 की पावर 1, 0.98 की पावर 29। तो बेटा ये अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस, बेटा आपको लेस देन इक्वल टू 1 के लिए चाहिए, लेकिन अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना P, वो हो गई है 0.02। सही है। तो बेटा ये लेस देन के लिए आ रही है 0.8794। सही है, 0.8795, 8795। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.8795, 0.1205, 1205। तो हम लोग फौरन से क्या कह देंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 इज़ 0.121। ख़त्म कहानी। अच्छा इसके बाद मैं, अच्छा इस पेपर में 8 सवाल दे दिए इन्होंने। मुझे लग रहा था, आमतौर पे 7 होते हैं कि भाई 7 पे एंड, लेकिन मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था कि अब अभी तक प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 टाइप 2 नहीं आया, लेकिन देखिए आया है। और कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। एंड आई होप कि आप लोगों को अब इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा एक मेरी भी उम्मीद है कि मैंने अभी जितने भी सवाल करे हैं कोई गलत भी नहीं होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।